नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है आरपीएससी एसआई एग्ज़ाम 2023 के लिए। अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है जीके वाली, और 14 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन बात करेंगे टेस्ट सीरीज क्रमांक 15 के ऊपर। इससे पहले वाले टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। आप वहां से कंप्लीट जानकारी है वो चेक कर सकते हो प्यारे बच्चों। इसके अलावा अगर आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी लेनी हो तो इन्फ्यूजन नोट्स का इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कीजिएगा। वहाँ से आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी है वो मिल जाएगी प्यारे बच्चों। और इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हर जो लेटेस्ट जानकारी है वो सबसे पहले और समय पर मिल सके प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। आज की सीरीज का अपना जो पहला प्रश्न है वो देखिएगा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किस मेवाड़ी राजा के समय को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा? कि कौन से राजा के काल को मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा गया है, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा गया है, और किसके द्वारा कहा गया था? डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने यह बताया कि राजा जैत्र सिंह है उसके समय का जो मध्यकालीन जो मेवाड़ी काल है वो स्वर्ण काल का काल था। तो उन्होंने इसकी संज्ञा दी है डॉक्टर दशरथ सिंह ने। उन्होंने बताया है कि मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है, राजा चैत्र सिंह के समय का काल था, वो स्वर्ण काल था। तो उन्होंने इसके बारे में बताया है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर क्या होगा? सही जवाब होगा। आगे अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ के वास्तुकार थे। कीर्ति स्तंभ है उसके वास्तुकार कौन थे? कीर्ति स्तंभ के वास्तुकार ऑप्शन है पुंजा, जेता, नापा या सभी। तो प्यारे बच्चों, कीर्ति स्तंभ के वास्तुकार ये तीनों के तीनों थे, पुंजा, जेता और नापा है। ये तीनों के तीनों कीर्ति स्तंभ के वास्तुकार थे। तो इन तीनों के नाम आपको क्या है ध्यान में रखने हैं। और प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने वीर जयमल और वीर फतेह की मूर्तियां किस किले में स्थापित की थी? अकबर के द्वारा वीर जयमल और वीर फतेह की मूर्तियां किस किले में स्थापित की गई थी? तो आगरा का जो किला है वहाँ पर इन दोनों की मूर्तियां स्थापित की गई है। अगर आपका कभी आगरा जाना हो, घूमना हो, तो वहाँ पर आप देख सकते हो आगरा के किला के अंदर इन दोनों की मूर्तियां हैं स्थापित की गई है। वीर जयमल और वीर फतेह, इन दोनों की मूर्तियां आगरा के किला के अंदर है स्थापित है। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ? यानी कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ है वो कौन सी नदी के किनारे हुआ प्यारे बच्चों? तो बनास नदी के किनारे। ऑप्शन के अनुसार क्या है? बनास नदी। ऑप्शन ए इसके अंदर आपका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध है बनास नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट है, 1576 ईस्वी में अकबर ने उदयपुर को जीतने के बाद क्या नाम रखा? यानी कि अकबर के द्वारा 1536 ईस्वी में उदयपुर को जीता गया था, फिर उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? मोहम्मदाबाद। क्या नाम कर दिया गया था प्यारे बच्चों? मोहम्मदाबाद इसका नाम कर दिया गया था। कब जीता अकबर ने? 1546 ईस्वी में, और नाम बदलकर क्या कर दिया? मोहम्मदाबाद। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें क्या हो गया? सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, हल्दी घाटी युद्ध को अनिर्णित युद्ध की संज्ञा किस इतिहासकार ने दी? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उसको अनिर्णित युद्ध की संज्ञा किस इतिहासकार के द्वारा दी गई थी?
तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ उसको अनिर्णीत युद्ध की संज्ञा दी थी डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, एकमात्र इतिहासकार जो हल्दीघाटी युद्ध में उपस्थित था, यानी कि एकमात्र इतिहासकार कौन है जो हल्दीघाटी युद्ध में उपस्थित था, तो उसका नाम है बंदायूनी। क्या नाम है, बंदायूनी इतिहासकार है, वो हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ उसमें उपस्थित था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल टोड ने किस युद्ध को संज्ञा दी। मेवाड़ की थर्मोपली की संज्ञा कर्नल टोड के द्वारा कौन से युद्ध को दी गई थी। कर्नल टोड ने किस युद्ध के बारे में मेवाड़ की थर्मोपली की संज्ञा दी थी, तो उसका नाम है प्यारे बच्चों हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ उसको कर्नल टोड के द्वारा मेवाड़ की थर्मोपली ये संज्ञा दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, बाड़ी का युद्ध कब हुआ। बाड़ी धौलपुर का युद्ध है, बाड़ी कहाँ पर है, धौलपुर। बाड़ी का युद्ध है कौन सी ईस्वी में हुआ प्यारे बच्चों, तो 1519 में। कब हुआ, 1519 ईस्वी में बाड़ी धौलपुर का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। ये सन ईस्वी आपको इसमें क्या है ध्यान में रखनी है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, फारसी इतिहासकार जो अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ विजय के समय साथ में था वह था। और प्रश्न देखिएगा, फारसी इतिहासकार जो अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी का जब शासन था उस समय चित्तौड़ विजय के समय उसमें साथ में था, तो उसका नाम क्या था, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कौन था, अमीर खुसरो फारसी इतिहासकार था। क्या था, फारसी इतिहासकार था जो अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ विजय के समय उनके साथ में था। उसका नाम क्या है, अमीर खुसरो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कीर्ति स्तंभ किस देवता को समर्पित है। कीर्ति स्तंभ जो बना हुआ है वो कौन से देवता को समर्पित है प्यारे बच्चों, तो उस देवता का नाम है विष्णु। विष्णु को समर्पित है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ है जो विष्णु को समर्पित किया गया है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। कीर्ति स्तंभ को पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष की संज्ञा किस इतिहासकार ने दी। कीर्ति स्तंभ है उसको पौराणिक देवताओं के अमूल्य कोष है, उसकी संज्ञा कौन से इतिहासकार के द्वारा दी गई थी। किस इतिहासकार के द्वारा दी गई, G.H. ओझा। किस इतिहासकार के द्वारा दी गई थी, G.H. ओझा के द्वारा कीर्ति स्तंभ को पौराणिक देवता का अमूल्य कोष की संज्ञा है दी गई है। चलिए अगला प्रश्न है वो देखते हैं, राजस्थान के किस विभाग में कीर्ति स्तंभ को प्रतीक के रूप में उपयोग लिया गया है। कि राजस्थान के किस विभाग में कीर्ति स्तंभ को प्रतीक के रूप में उपयोग में लिया गया है, तो राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उन दोनों विभागों के अंदर है कीर्ति स्तंभ को प्रतीक के रूप में उपयोग में लिया गया है। राजस्थान पुलिस का जो सिंबल है उसमें देखिएगा, उसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का जो सिंबल है वहाँ भी इसको प्रतीक के रूप में क्या है, कीर्ति स्तंभ को उपयोग में लिया गया है। तो ये दोनों नाम आपको क्या है ध्यान में रखने हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और राजस्थान पुलिस। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में 7 द्वारों निर्माण किस मेवाड़ी राणा ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में 7 द्वार, ये 7 लिखा हुआ है, 7 द्वारों का निर्माण किस मेवाड़ी
राणा ने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था प्यारे बच्चों? राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में 7 द्वारों का निर्माण करवाया था, राणा कुंभा ने। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। सबसे पहले हल्दी घाटी के युद्ध शब्द का प्रयोग किसने किया था? यानी कि किस इतिहासकार ने सबसे पहले हल्दी घाटी के युद्ध शब्द का प्रयोग किया था? तो कौन सा इतिहासकार था प्यारे बच्चों? कर्नल टोड। कर्नल टोड के द्वारा है इसको, कर्नल टोड के द्वारा है हल्दी घाटी के युद्ध का शब्द का प्रयोग है कर्नल टोड के द्वारा किया गया था। तो इस इतिहासकार का नाम आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। मुगल बादशाह अकबर की तरफ से हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? यानी कि मुगल बादशाह अकबर की तरफ से हल्दी घाटी का नेतृत्व कौन कर रहा था हल्दी घाटी युद्ध का? तो राजा मान सिंह है, वो अकबर की तरफ से इस युद्ध का क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था राजा मान सिंह। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें क्या हो गया? सही जवाब हो गया। प्रसिद्ध विद्वान योगेश्वर और भट्ट विष्णु किसके दरबार में रहते थे? यानी कि जो दोनों प्रसिद्ध विद्वान योगेश्वर और भट्ट विष्णु है किसके दरबार में रहते थे? तो राणा मोकल के दरबार में। किसके दरबार में? राणा मोकल के दरबार में ये दोनों विद्वान है वो रहते थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसके दरबार में? राणा मोकल के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान योगेश्वर और भट्ट विष्णु है इसके दरबार में रहते थे। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। 1913 ईस्वी में मानगढ़ हत्याकांड के समय बांसवाड़ा का राजा था। यानी कि 1913 के अंदर जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? 1913 में। और उस समय बांसवाड़ा का राजा कौन था? तो पृथ्वी सिंह उस समय बांसवाड़ा का राजा था। कौन था प्यारे बच्चों? पृथ्वी सिंह है। 1913 के अंदर जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था उस समय वहाँ का राजा था। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। बांडोली में प्रताप की छतरी कितने खंभों पर बनी हुई है? बांडोली के अंदर जो प्रताप की छतरी बनी हुई है वो कितने खंभों के ऊपर बनी हुई है? तो उसमें कितने खंभे हैं प्यारे बच्चों? 8 खंभे। कितने हैं? 8 खंभे हैं। 8 खंभों के ऊपर है जो कि प्रताप की छतरी बनी हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। महाराणा प्रताप को भामाशाह ने किस स्थान पर अपनी सारी संपत्ति दी थी? महाराणा प्रताप को भामाशाह के द्वारा कौन से स्थान पर अपनी सारी संपत्ति दे दी गई थी? तो उस स्थान का नाम है चूलिया। चूलिया स्थान के ऊपर है महाराणा प्रताप को भामाशाह के द्वारा अपनी सारी की सारी संपत्ति है वो दे दी गई थी। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है वो देखिएगा। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक का चबूतरा किस स्थान पर बना हुआ है? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। और इस चेतक का चबूतरा कहाँ पर बना हुआ है? कौन से स्थान पर इसका चबूतरा बना हुआ है? तो बलीचा गांव है। कौन सा गांव है? बलीचा गांव में चेतक का चबूतरा बना हुआ है। अगर आप कभी हल्दी घाटी की तरफ जाओ तो वहां पर आप देख सकते हो। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। सांस्कृतिक दृष्टि से किस मेवाड़ी राणा का काल इतिहास का स्वर्ण युग था? कौन से मेवाड़ी राणा का काल है जो इतिहास का स्वर्ण युग था? तो राणा कुंभा का जो काल है वो इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। सांस्कृतिक दृष्टि से इस राणा कुंभा के काल को इतिहास का स्वर्ण युग है वो कहा गया है। अगला प्रश्न है वो देखिएगा। नेक्स्ट है, राणा कुंभा ने अपना प्रथम
विजय का अभियान किस स्थान से शुरू किया था? राणा कुंभा के द्वारा अपना पहला यानी कि प्रथम विजय का अभियान है वो कौन से स्थान से शुरू किया गया था? तो आबू सिरोही से इन्होंने अपना पहला जो प्रथम विजय अभियान है वो शुरू किया था, आबू सिरोही से। अगला प्रश्न है वो देखिएगा, परमारों का मरुमंडल का महाराजा किस परमार राजा को कहा जाता है? यानी कि परमारों का मरुमंडल का महाराजा किस परमार राजा को कहा गया था? तो सिंहराज परमार को। किसको कहा गया था? सिंहराज परमार को परमारों का मरुमंडल का महाराजा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, मेवाड़ में उत्तराधिकारी के लिए लिया जाने वाला कर था, यानी कि मेवाड़ के अंदर जो उत्तराधिकारी के लिए कर लिया जाता था उस कर का क्या नाम है? केद खालसा। क्या नाम है? केद खालसा है जो मेवाड़ में उत्तराधिकारी के लिए लिया जाने वाला कर था, उसका क्या नाम है? केद खालसा। तो प्यारे बच्चों, आज की जो टेस्ट सीरीज क्रमांक 15 है इसके 25% इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। कितने प्रश्न है? 25। यानी कि हर टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 25 प्रश्न है जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मिलते रहेंगे प्यारे बच्चों। तो अभी जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी आने की संभावना है और सुनने में आ रहा है कि महिला एएसआई की भर्ती भी राजस्थान में होने की संभावना है। तो जो लड़कियां महिला एएसआई की तैयारी कर रही हैं उनके लिए भी एक शानदार अवसर और सुनहरा अवसर है। तो वो साथ साथ में इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जीके वाला पार्ट हर एग्जाम में आता है, चाहे एसआई हो या एएसआई हो, तो दोनों के अंदर जीके वाला पार्ट पूछा जाता है। तो दोनों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, या इसके अलावा आप कोई अन्य एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसमें भी जीके वाला पार्ट पूछा जाता है। कहने का मतलब है कि राजस्थान स्टेट की जो भी कंपटीशन एग्जाम है उन सभी में जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस टेस्ट सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो। रोज आपको 25% प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं, यानी कि रोज और महीने में अगर 20-25 दिन भी आपको टेस्ट सीरीज के प्रश्न मिलते हैं तो आपके पास से काफ़ी कलेक्शन हो जाएगा इम्पोर्टेंट प्रश्नस का। जब आपकी एग्ज़ाम आएगी 3-4 महीने के बाद में तो आपके पास 8-10 हज़ार इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो एग्ज़ाम समय में आपको किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं रहेगी। साथ ही साथ आप अपने थ्योरी वाला पार्ट भी क्लियर कर रहे हो। आपको अगर किसी भी एग्ज़ाम के हैंड रिटन नोट्स खरीदने हो तो infusionnotes.com को आप विजिट कीजिएगा। वहाँ पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। पहले आप उस कोर्स के सैम्पल नोट्स आप पढ़िएगा। सैम्पल नोट्स की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सैम्पल नोट्स की पीडीएफ पढ़ने के बाद में आप डिसाइड करें कि आपको नोट्स कौन सी जगह मंगाने हैं। ऑल ओवर इंडिया में फ्री डिलीवरी मिलती है, आपको डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं देना होगा, फ्री में आपको मिलेंगे। आपको केवल नोट्स की प्राइस देनी होगी। आप उसमें सीओडी पेमेंट भी कर सकते हो, प्रीपेड पेमेंट भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहो तो पहले पेमेंट करोगे तो उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा, वरना ऑर्डर आपके घर पर पहुंच जाए तो उसके बाद में आप ऑर्डर कर सकते हो प्यारे बच्चों। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा नोट्स से रिलेटेड अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है तो मेरे टी शर्ट के ऊपर ये जो नंबर दिए हुए हैं इनके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। हमारी टीम आपकी हर संभव हेल्प करेगी। आपके मन में जो भी डाउट हो वो सारे के सारे क्लियर किए जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। राम राम।